आया समझ बच्चों? अब हम एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में यदि हम टी मोटाई की एक पराविद्युत पट्टिका, पराविद्युत पट्टिका मतलब एक मोम की पट्टिका, या अपन बात करें किसी अभ्रक की पट्टिका, किसी पट्टिका को पराविद्युत पट्टिका यानी कुचालक पट्टिका को रख दिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर दें तो उसके अंदर पोलराइजेशन वगैरह हो जाता है। मैंने सारा एक्सप्लेन किया था। किसी पराविद्युत पट्टिका को, किसी माध्यम को बच्चों दोनों प्लेटों के बीच में रख दिया। जिस पराविद्युत पट्टिका को रखा उसकी मोटाई टी है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी संधारित्र की। तो बच्चों इसकी धारित्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको आंसर देना है। तो हम ले रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर पराविद्युत पट्टिका को रखेंगे तो क्या होगा। बच्चों सबसे पहले अपन बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर पराविद्युत पट्टिका रखनी है। समांतर प्लेट संधारित्र, पट्ट संधारित्र बोला जाए, प्लेट संधारित्र की बात है। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए बच्चों कोई समांतर प्लेट संधारित्र उसकी प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, तो बच्चों उसकी धारिता होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। कब? जब कोई माध्यम नहीं है दोनों प्लेटों के बीच में, तब धारिता का फॉर्मूला ये होता है। ये इस कंडीशन में जब कोई माध्यम नहीं है तो ये धारिता है। अब आगे बात करते हैं। अब यदि बच्चों हम दोनों प्लेटों के बीच में एक पट्टिका को रख दें, पहले ये था कोई माध्यम नहीं था तो धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी थी। अब दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई की एक पट्टिका को रख दिया। इस पट्टिका का पराविद्युतांक बच्चों मैंने एप्सिलॉन आर ले लिया। पराविद्युतांक का मतलब डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट, आ गया समझ में? इसको बच्चों मैंने एप्सिलॉन आर कंसीडर कर लिया। तो इस पट्टिका को रखने के बाद इसकी धारिता कितनी हो जाएगी वो हमको डिस्कस करना है। समझते जाना बच्चों। यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है, इसमें टी मोटाई की पट्टिका को रखा तो टी मोटाई में तो माध्यम आ गया, बाकी बची हुई डी माइनस टी मोटाई, डी माइनस टी मोटाई बच्चों अभी वायु है, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर है, लेकिन अब यहाँ माध्यम आ गया, कौन? एप्सिलॉन आर। क्लियर हो गया? बात करते हैं। यदि समांतर पराविद्युत से आंशिक रूप से भरा हो, यदि समांतर प्लेट संधारित्र या ये एक मिनट, यदि संधारित्र पराविद्युत से आंशिक रूप से भरा हो, बच्चों ये जो संधारित्र है आंशिक रूप से यानी कि टी मोटाई में मैंने एक माध्यम को रख दिया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। करते हैं हम स्टार्ट। जब प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम आंशिक रूप से भरा है, पराविद्युत माध्यम की मोटाई बच्चों मैंने टी ले ली और टी की वैल्यू डी से कम है। आ गया समझ में? ये भर दिया मैंने। यदि प्लेटों के मध्य कोई पट्टिका नहीं है, बाई चांस बच्चे कोई पट्टिका नहीं है, किसी पट्टिका को नहीं रखा, नॉर्मल संधारित्र है, यदि प्लेटों के मध्य कोई पट्टिका नहीं है तो विद्युत क्षेत्र, तो बच्चों इस कंडीशन में संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र बच्चों हम जानते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। जब वायु भरी कुछ नहीं है, निर्वात है या वायु कंसिडर कर लें, कोई माध्यम नहीं है, तो बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। डी स्थान में उपस्थित होगा तो बच्चों पूरे डी स्थान के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा। आ गया? टी मोटाई की पट्टिका को प्रवेश कराने पर पट्टी के अंदर, टी मोटाई के अंदर विद्युत क्षेत्र बच्चों, अब आपने यहां पट्टिका को रख दी तो इस पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र आपसे पूछा जाए तो बच्चों आप आंसर दोगे कि जो निर्वात में विद्युत क्षेत्र था डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर। आप जानते हो किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो कुछ मत करो, निर्वात में या वायु में जो विद्युत क्षेत्र है उसको एप्सिलॉन आर का भाग दे दो उसमें। बिल्कुल आपने कूलाम की नियम वगैरह में पढ़ा हुआ है कि दो आवेशों के बीच में यदि निर्वात में बल F है तो यदि उनको पानी में डुबो दिया जाए तो पानी के अंदर उन दोनों के बीच में बल कितना होगा, तो F अपॉन पानी का पराविद्युतांक। वैसे ही किसी आवेश के कारण वायु में विद्युत क्षेत्र E है तो बच्चों माध्यम विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, E अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बच्चों ये जो पट्टिका है यहाँ पर आपसे विद्युत क्षेत्र पूछा जाए, पट्टिका के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान पूछा जाए तो बच्चों आप आंसर होगी जो निर्वात में विद्युत क्षेत्र है डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर हो जाएगा। तो इसका मतलब टी मोटाई की पट्टिका को रखने पर पट्टिका के अंदर टी मोटाई में विद्युत क्षेत्र का मान बच्चों जो निर्वात में था डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर होगा, तथा बचे हुए डी माइनस टी, तो बच्चों ये टोटल डी दूरी, इसमें से टी के अंदर तो विद्युत क्षेत्र इतना हो गया, तो बचा हुआ जो पोर्शन है बच्चों इसमें तो विद्युत क्षेत्र का मान ई ही उपस्थित रहेगा, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो बचा हुआ मान है उसमें विद्युत क्षेत्र का मान जो ई होगा मतलब ई नॉट ही उपस्थित रहेगा, ये ई नहीं, ये बच्चों ई नॉट ही रहेगा, यहाँ तो ई नॉट ही रहेगा इस जगह तो, और बच्चों यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ई नॉट अपन एप्सिलॉन हो जाएगा। डी माइनस टी में विद्युत क्षेत्र ई नॉट उपस्थित होगा, ई नॉट ही रहेगा डी माइनस टी में। आ गया? यदि कुल विभवांतर v हो तो बच्चों दोनों प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर v मान लिया हमने, तो बताओ v की वैल्यू d माइनस 2t दूरी में, तो बच्चों ये जो वायु वाली दूरी है इसमें तो विद्युत क्षेत्र का मान ई नॉट है,
हम जानते हैं बच्चों विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है, E इक्वल टू वी बाई डी होता है। तो बच्चों यदि हम V का मान निकालें तो E इंटू डी हो जाएगा ना। आया समझ में बच्चों? ये विद्युत क्षेत्र वायु के अंदर दूरी कितनी है बच्चों? टोटल D में से T दूरी के अंदर माध्यम है, तो D माइनस टी दूरी तो वायु है, और D माइनस टी दूरी में विद्युत क्षेत्र का मान E नॉट है। तो इसका मतलब, और हम जानते हैं विभवांतर E इंटू डी होता है, तो इसका मतलब जो वायु वाला पोर्शन है उसमें विभवांतर कितना होगा? E नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि E नॉट विद्युत क्षेत्र बच्चों वायु में, तो E को हम दूरी से मल्टीप्लाई करें तो विभवांतर आ जाता है। तो इसका मतलब वायु वाले भाग में विभवांतर बताओ, तो आंसर होगा वायु वाले भाग के अंदर विद्युत क्षेत्र E नॉट है, तो E नॉट इंटू डी माइनस टी, प्लस बच्चों जो माध्यम वाला भाग है वो टी मोटाई का है, और उसमें विद्युत क्षेत्र बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर, उसको हम ई से व्यक्त कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ विभवांतर कितना होगा? तो आंसर होगा ई इंटू टी। तो यहाँ विभवांतर, तो इसमें तो विभवांतर ई इंटू टी, और वायु वाले भाग में विभवांतर बच्चों ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि विभवांतर विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी होता है। तो विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ये वायु की दूरी थी डी माइनस टी, और माध्यम की दूरी टी, ये विभवांतर आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों? हमने इस समीकरण में से ई नॉट कॉमन लिया, ई नॉट यदि यहाँ कॉमन लूंगा तो यहाँ ई अपॉन ई नॉट हो जाएगा। आप देखो ई नॉट कॉमन ले लिया, तो जैसे मैं ई नॉट कॉमन लूंगा तो यहाँ तो बच्चों डी माइनस टी बचेगा, प्लस ई नॉट यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ई अपॉन ई नॉट इंटू टी। आया समझ में? क्योंकि अपने पास जो विभवांतर था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, विभवांतर बच्चों अपने को मिल रहा था ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। इसमें से आप यदि ई नॉट कॉमन लो तो यहाँ क्या बचेगा? डी माइनस टी प्लस ई नॉट कॉमन लिया, और यहाँ ई नॉट नहीं है तो ई नॉट अपॉन, मतलब ई अपॉन ई नॉट इंटू, बच्चों ये गलत लिख दिया, ये टी है, ये टी है, तो यहाँ पर ये टी आ गया बच्चों। ई नॉट अपॉन ई की वैल्यू आप खुद देखो, माध्यम के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो वायु में जो विद्युत क्षेत्र डिवाइड बाई एप्सिलॉन आर है। तो बच्चों इसमें यदि मैं यहाँ पर इस समीकरण से हम एप्सिलॉन आर का मान निकालें तो बताओ वो ई नॉट अपॉन ई हो जाएगा ना। तो इसका मतलब जहां भी ई नॉट अपॉन ई लिखा उसको हम एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, तो ई नॉट अपॉन ई को एप्सिलॉन आर लिख दें, और यहाँ पर ई अपॉन ई नॉट है, और ई नॉट अपॉन ई एप्सिलॉन आर होता है, तो ई अपॉन ई नॉट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर हो जाएगी, क्योंकि ई नॉट अपॉन ई एप्सिलॉन आर होता है, तो ई अपॉन ई नॉट 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इसकी जगह 1 अपॉन एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं अपन। तो बताओ विभवांतर, बच्चों विभवांतर का फॉर्मूला ई नॉट क्या है? वायु में विद्युत क्षेत्र, और बच्चों वायु में जो विद्युत क्षेत्र था ई नॉट को हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो ई नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन ये वैल्यू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो इसकी जगह 1 अपॉन एप्सिलॉन आर लिख दिया। आया समझ में बच्चों? सिग्मा को हम क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, ये सिग्मा आवेश बटा क्षेत्रफल, तो सिग्मा को क्यू अपॉन ए लिख दिया। ये हमारे पास बच्चों विभवांतर आ गया दोनों प्लेटों के बीच में। जब दोनों प्लेटों के बीच में किसी पट्टिका को रख दिया तो आपसे बोला जाए कि दोनों प्लेटों के बीच में पट्टिका को रखने के बाद विभवांतर कितना होगा? आंसर होगा ये होगा। आ गया संधारित्र के ऊपर आवेश बच्चों प्लस क्यू माइनस क्यू मैंने मानना है, क्यू लिखा है ना आवेश, प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। अब आपको निकालना है इसकी धारिता, पट्टिका रखने के बाद धारिता निकालनी है। हम जानते हैं धारिता C इक्वल्स टू क्यू बाई वी होता है, तो आवेश की जगह तो बच्चों संधारित्र का क्यू आ गया, और विभवांतर का मान ये रहा। आए समझ में? तो Q अपॉन V की जगह ये उठा के पुट कर दो, V की वैल्यू Q अपॉन V की वैल्यू, जैसे हम उठा के ये वैल्यू यहाँ से ये V की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो इस V की जगह, तो जैसे हम उठा के रखेंगे तो आप देखो Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा और A एप्सिलॉन ऊपर जाएगा, तो आंसर आ जाएगा बताओ C की वैल्यू कितनी? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। आगे समझ में बच्चों? यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, तो ये अपने पास जो धारिता आ रही है वो अपने पास जो आंसर आ रहा है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो इसका मतलब एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में यदि किसी पट्टिका को रख दिया जाए तो पट्टिका रखने के बाद इसकी जो धारिता हो जाएगी बच्चों, वो आंसर आ गया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। बच्चों या तो इस फॉर्म में याद रखो, या यदि मैं इस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो बताओ फॉर्मूला क्या बन जाएगा? D माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो जब भी एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी पट्टिका को रख दिया जाए जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर है, तो बच्चों उसकी धारिता ये हो जाती है
ये काफ़ी काम आता है फॉर्मूला, ये आपको बिल्कुल रट के रखना है। आपके मॉड्यूल में 5-6 क्वेश्चन इस फॉर्मूला के ऊपर हैं। एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में एक पट्टिका रख दी जिसकी मोटाई टी है। बिना पट्टिका के बताओ इसकी धारिता कितनी होती है। हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बिना पट्टिका के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होती है, लेकिन पट्टिका रखने के बाद इसकी धारिता एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, या इसकी जगह ये याद रखना है तो एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन। बात यही है, टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये डायरेक्ट रट के रखना, आपसे नींद में पूछा जाए कि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक पट्टिका रख दी, बताओ उसकी धारिता कितनी होगी। आंसर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। टी क्या है? पट्टिका की मोटाई। एप्सिलॉन आर क्या है? पट्टिका का पराविद्युतांक। और डी संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ए क्षेत्रफल। बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने डिस्कस किया कि कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक स्लैब को इंसर्ट करें तो उसकी धारिता कितनी हो जाएगी। बच्चों अब हम थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। कॉन्सेप्ट ये है, यदि दो प्लेटों के मध्य के स्थान को पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर दिया जाए, पूर्ण रूप से भर दिया जाए। ये एक संधारित्र है, एक संधारित्र है। इसकी दोनों प्लेटों के बीच के पूरे भाग को एक माध्यम से भर दिया। उस माध्यम का परावैद्युतांक बच्चों हम एप्सिलॉन आर ले लें, के ले लें, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू के ले लूँ, एप्सिलॉन आर ले लूँ, तो बच्चों इसकी धारिता कितनी होगी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब दोनों प्लेटों के बीच में केवल एक ही माध्यम भर दिया जाए, आ गया, तो बच्चों उस कंडीशन में जो धारिता हो जाती है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए अपॉन डी। या तो इससे कर लो, बिल्कुल ये मैंने आपको बताया था, या इसी का आंसर बच्चों इसी भी दे सकते हैं कि जब हम एक स्लैब को इंसर्ट करते हैं, तो एक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो धारिता का फॉर्मूला क्या होता है। एक स्लैब को इंसर्ट करते हैं तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। हम चाहें तो इसमें पूरे रीजन के अंदर एक ही मीडियम इंसर्ट कर दिया तो बच्चों टी की वैल्यू यहां पर जो स्लैब को इंसर्ट किया इसका टी किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल। तो बच्चों हम टी की जगह यहां पर डी पुट कर दें, ये डी लिख दें, ये टी है, हम इस टी की जगह, इस टी की जगह बच्चों हम डी लिख दें तो डी माइनस डी 0, और यहाँ डी लिखूंगा तो बच्चों ये बचेगा, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आंसर हो जाएगा। ये डी यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा, डी बचा रह जाएगा। तो इसका मतलब यदि पूरे कैपेसिटर के अंदर एक ही मीडियम को इंसर्ट कर दिया जाए तो बच्चों उसकी धारिता एप्सिलॉन आर गुनी हो जाती है। ये तो हमारा डिस्कस किया, ये वैसे मैं नहीं बताया तब भी आपको समझ में आ गया पहले, और इसी फॉर्मूला से भी मैंने आपको प्रूव करके बता दिया। इसी फॉर्मूला में यदि हम डी की वैल्यू टी के इक्वल कर दें, एक मीडियम इंसर्ट किया इसका मतलब डी की वैल्यू टी के इक्वल कर दूं, तो बच्चों आंसर सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी हो जाएगा। आया समझ में। बच्चों आगे बात करते हैं, यदि समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच में आंशिक, बीच का स्थान आंशिक रूप से टी मोटाई की चालक पट्टिका द्वारा भरा जाता है। बाई चांस आपने यहां पर एक संधारित्र है, उसकी दोनों प्लेटों के बीच में जो पट्टिका रखी है, ये संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में हम जो पट्टिका रखते हैं, बाई चांस ये पट्टिका बच्चों मेटल की बनी हुई है, चालक की बनी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। जब बच्चों एक पट्टिका को रखा जाता है तो धारिता का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू 1 - 1/k लिखूं या टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है, वो तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा। आया समझ में। अब बच्चों क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो आपने प्लेट इंसर्ट की है समांतर प्लेट संधारित्र के बीच स्थानों में जो टी मोटाई की पट्टिका रखी है वो चालक प्लेट है, और आप जानते हो चालक प्लेट का जो एप्सिलॉन आर होता है वो इन्फिनिट होता है। तो बच्चों इस फॉर्मूला में हम एप्सिलॉन आर की जगह इन्फिनिट पुट कर दें, 1/इन्फिनिट 0 होता है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डी माइनस टी। तो इसका मतलब एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में यदि आपने चालक पट्टी का ये टी थिकनेस की मेटल प्लेट को रखा तो बच्चों इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो आंसर हो गया एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू 1 - टी अपॉन के होता है, यहाँ पर के मतलब एप्सिलॉन आर होता है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी, इन्फिनिट है, इन्फिनिट पुट कर दोगे 1/इन्फिनिट 0, तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी बचेगा। जब भी अपन एक मेटल प्लेट को रखेंगे और मेटल प्लेट की जगह कोई जनरल प्लेट को रखें तो बच्चों मैंने आपको ये प्रूव करके बताया था कि जनरल प्लेट को रखेंगे तो आंसर ये एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी इंटू 1/1 और टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो यही फॉर्मूला बिल्कुल ये बन जाता है, बिल्कुल ये बन जाएगा। एक ही बात है, ये और ये सेम ही कर सकते हो। बच्चों इसमें अब एक कॉन्सेप्ट और देखना, आंशिक रूप से भरे समांतर प्लेट संधारित्र। बच्चों एक संधारित्र की
दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई की तथा के पराविद्युतांक की, ये के एप्सिलॉन आर का मान के है, के पराविद्युतांक की एक पट्टिका को रख दिया संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में। तो बच्चों यहां पर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है कि यहां पर विद्युत क्षेत्र और बच्चों इसकी जो पोजीशन है यहां पर प्लेटों के बीच में, और यहां विभव, और यहां पर आपको विभव और एक्स के बीच में, सपोज यहां पर ये जो एक्स है, ये बच्चों आपको यहां पर विभव और एक्स के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ई और एक्स के बीच में अपने को यहाँ ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स का मतलब हम यहाँ पर इस प्लेट से आगे की तरफ बढ़ते जाएं, इस प्लेट पर एक्स की वैल्यू 0 ले लें, हम यहाँ आगे बढ़ते जाएं, तो ई और एक्स के बीच में और वी और एक्स के बीच में ग्राफ कैसा होगा। सबसे पहले देखना, ये संधारित्र है, उसके बीच में टी मोटाई की एक पट्टिका को रख दिया जिसका पराविद्युतांक, जिसका एप्सिलॉन आर के है। आया समझ में? तो बच्चों उस कंडीशन में हम विद्युत क्षेत्र में और पोजीशन में, मैं यहां से आगे बढ़ता जाऊं तो विद्युत क्षेत्र और पोजीशन में ग्राफ कैसा होगा। तो इस ग्राफ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे ऐसा ग्राफ आएगा, और विभव और एक्स में ऐसा ग्राफ आएगा। तो सबसे पहले हम बच्चों विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। जैसे मैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पट्टिका रखूंगा तो इसकी धारिता तो बच्चों ये हो जाएगी। ठीक है, आपसे पूछा है कि बच्चों यहाँ विद्युत क्षेत्र पे क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। तो बच्चों दोनों प्लेटों के बीच हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट रीजन की, ये पहले रीजन की। आप देखो ये जो पहला रीजन है इसके अंदर वायु है, और जब भी वायु होगी तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा, इस पहले रीजन के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा E1 का मान बच्चों सिग्मा अपन एप्सिलॉन होगा। आया समझ में? इसका मतलब इस पहले रीजन के अंदर विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट रहेगा सब जगह, और उसकी वैल्यू हर जगह सिग्मा अपन एप्सिलॉन। देखो आप ये एक्स पे डिपेंड नहीं कर रही, तो इसका मतलब हर जगह विद्युत क्षेत्र सेम। आप देखो इस फर्स्ट रीजन में विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट कितना, सिग्मा अपन एप्सिलॉन, पूरे फर्स्ट रीजन में। इसका सेकंड रीजन में बच्चों पट्टिका आ गई जिसका पराविद्युतांक के है। तो सेकंड रीजन के अंदर माध्यम है, तो माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो सेकंड रीजन विद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आर आ जाएगा। यहाँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू बच्चों आपको के दे रखी है, तो यहाँ के लिख देंगे अपन एप्सिलॉन आर की जगह, यानी कुल मिला के एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम पराविद्युतांक बोलते हैं वो आ जाएगा। तो आप खुद देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान अगेन कांस्टेंट, ये भी पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, इसमें भी एक्स नहीं आ रहा, तो इसका तो यहाँ सब जगह विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट रहेगा। लेकिन सेकंड रीजन में जो विद्युत क्षेत्र कांस्टेंट होगा वो फर्स्ट रीजन से कम होगा। फर्स्ट रीजन में ये था, जबकि सेकंड रीजन में एप्सिलॉन आर का इसमें भाग दे दिया, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप देखो सेकंड रीजन में विद्युत क्षेत्र कम हो गया, फर्स्ट रीजन में ज्यादा था, सेकंड रीजन में कम हो गया। थर्ड रीजन में बच्चों वापस वायु आ गई, तो थर्ड रीजन में विद्युत क्षेत्र वापस E3 की वैल्यू वापस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन हो गया। आगे समझ में? यानी कि फर्स्ट रीजन के इक्वल, तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र फिर बढ़ गया। अगेन ये एक्स पे डिपेंड नहीं करा, फिर कांस्टेंट है, तो बच्चों थर्ड रीजन के अंदर विद्युत क्षेत्र फिर कांस्टेंट हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू सेकंड रीजन से ज्यादा फर्स्ट रीजन के इक्वल हो जाएगी। तो बच्चों थर्ड रीजन में विद्युत क्षेत्र वापस ही हो जाएगा। आया समझ में? तो जो ग्राफ आएगा, आई थिंक समझ में आ गया, तो जो ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा। वायु में विद्युत क्षेत्र ज्यादा, माध्यम के अंदर कम, फिर वायु में फिर ज्यादा, और दोनों जगह वायु है तो वहां समान होगा, और माध्यम में कम हो जाएगा क्योंकि माध्यम में एप्सिलॉन आर का भाग चल जाएगा। आगे बात करते हैं बच्चों, यहां पर आपको एक ग्राफ और ड्रॉ करना है विभव और एक्स के बीच में, इन दोनों प्लेटों के बीच में जो विभव होगा उसमें और एक्स में ग्राफ ड्रॉ करना है। आ गया? अब समझते हैं ना बच्चों। सबसे पहले तो ये तो मैंने विद्युत क्षेत्र में ग्राफ ड्रॉ करना था, उसके लिए मैंने तीनों जगह पर विद्युत क्षेत्र लिख के आपको ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा रहेगा। अब हमको नेक्स्ट ग्राफ ड्रॉ करना है विभव और एक्स के बीच में, समझते जाना बच्चों। जो पॉजिटिव प्लेट होती है ये हायर पोटेंशियल प्लेट होती है, और जो नेगेटिव प्लेट होगी ये लोअर पोटेंशियल प्लेट होगी। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है, हम इधर से इधर जाएंगे, आगे समझ में। और जैसे हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब इन दोनों प्लेट में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल जो होगा इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर होगा। मैंने यहाँ का पोटेंशियल, इस प्लेट पर पोटेंशियल बच्चों मैंने V0 मान लिया। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, और यहाँ जाके बिल्कुल मिनिमम पोटेंशियल हो जाएगा। तो वो पोटेंशियल कैसे कम होगा उसमें, और इसकी जो पोजीशन यहाँ एक्स मान लो, हम एक्स आगे बढ़ाते जाएं, इस एक्स में हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स का मतलब हम एक्स एक्सिस के अलोंग आगे बढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल और एक्स में ग्राफ कैसा होगा। आया समझ में बच्चों? हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर के अंदर कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बच्चों हमने डिराइव किया था, ये आता है -E × x। यदि दो पॉइंट x डिस्टेंस पर है तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है -E × x। ये माइनस इसलिए कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बच्चों पोटेंशियल कम होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल,
ये प्लस है ये माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होता है, हम आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा। हम यहाँ से चल रहे हैं तो पोटेंशियल कम होगा, इसलिए माइनस में आता है। तो बच्चों दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का फॉर्मूला, संधारित्र के बीच में, संधारित्र की दो प्लेटों के बीच में विभवांतर का फॉर्मूला ये होता है। आगे यहाँ पर डेल्टा वी विभवांतर है, इस डेल्टा वी को बच्चों ये माइनस ई एक्स की इक्वल हो गया। इस डेल्टा वी को मैं वी माइनस वी नॉट, सपोज मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, इस पॉइंट पर विभव मैंने v मान लिया, तो बताओ यहाँ के बीच में और इस प्लेट के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, v माइनस वी नॉट, अंतिम विभव माइनस प्रारंभिक विभव, तो v माइनस वी नॉट कर लिया। ये x डिस्टेंस से मान लिया मैंने, डिस्टेंस x, तो यहाँ का विभव v नॉट है, यहाँ का विभव v है, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर लूँ तो डेल्टा v को मैं v माइनस वी नॉट लिख दूँ इक्वल्स टू माइनस ई एक्स है। तो इस इक्वेशन में बच्चों v नॉट को ट्रांसफर करूंगा, तो जैसे ट्रांसफर कर लिया तो v की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस ई एक्स प्लस वी नॉट। आप खुद जानते हैं कि बच्चों ये जो इक्वेशन है ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो इसका मतलब यहां पर यदि मैं v और x में ग्राफ ड्रॉ करूं तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ये इक्वेशन बिल्कुल वैसा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y एक्सिस पे बच्चों हमने v को ले रखा है और x एक्सिस पे हमने x को ले रखा है, ये x हमने x एक्सिस पे बच्चों ये x को ले रखा है, और हमको किस किस के बीच में v और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब v और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ये जो होता है बच्चों, ये जो माइनस ये x का जो मल्टीपल होता है ये बच्चों ये प्रवणता होगा, स्लोप होगा, और यहाँ पे प्रवणता माइनस में आ रही है। और जब भी प्रवणता माइनस में होती है तो बच्चों स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है आप जानते हो इस तरह से होता है, तो आप खुद देखो ये ग्राफ इस तरह से आ रहा है। लेकिन इस प्रवणता का जो मान है वो ठीक है माइनस में, इसलिए ग्राफ यूं नीचे आता जाएगा। क्लियर हो गया। और बच्चों ये जो y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंडी v नॉट की वैल्यू है c y एक्सिस पे काटा गया अंतःखंडी प्लस v नॉट है, इसका मतलब y एक्स पे जो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा विभव होगा v नॉट होगा, और हम जैसे आगे बढ़ते हैं कि विभव की वैल्यू कम होती जाएगी और ये एक स्ट्रेट लाइन के रूप में कम होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ रहा है। आया समझ में। अब देखना बच्चों सबसे फर्स्ट रीजन में हम बात करें, लेकिन यहाँ ई का मान तीनों रीजन में अलग अलग है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों रीजन में ई का मान E1 E2 E3 बच्चों ई चेंज होगा, तो इसका मतलब स्लोप चेंज होगा, प्रवणता चेंज होगी, प्रवणता चेंज होगी, इसका मतलब तीनों माध्यम में जो लाइन की प्रवणता वो अलग अलग आएगी। फर्स्ट रीजन के अंदर बच्चों प्रवणता यहाँ पर E1 का मान फर्स्ट रीजन में ई की जगह E1 लेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फर्स्ट रीजन में, तो फर्स्ट रीजन में जो प्रवणता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो रेखा का झुकाव होगा जो प्रवणता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। मैंने इसका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट झुकाव होगा उसको बच्चों ये शो कर लिया। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल आप देखो प्रवणता माइनस में तो लाइन ही आएगी, बिल्कुल ये कम होता जाएगा, विभव कम होता जाएगा सरल रेखीय रूप से। सेकंड रीजन के अंदर बच्चों ई की वैल्यू पहले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, अब ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। सेकंड रीजन माध्यम है, माध्यम के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कम हो गया, और विद्युत क्षेत्र का मान यदि कम हो गया तो इसके अंदर प्रवणता कम होगी, तो सेकंड रीजन के अंदर जो प्रवणता होगी फर्स्ट से कम होगी। और आप जानते हो प्रवणता कम होने का मतलब, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, प्रवणता कम होने से क्या मतलब होगा कि बच्चों ये लाइन है, प्रवणता ज्यादा है तो ये यूं आएगी, और प्रवणता कम है तो इसका झुकाव कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड रीजन में प्रवणता कम होगी तो इसका झुकाव कम हो गया, इसकी प्रवणता ज्यादा इसकी कम, इसकी प्रवणता सिग्मा अपॉन E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ प्रवणता ज्यादा थी, यहाँ प्रवणता कम होगी, ई की वैल्यू E2 सेकंड रीजन के अंदर यह आएगा, प्रवणता कम होगी, कम झुकाव हो गया, आ गया। अगेन प्रवणता माइनस में, यानी कि विभव तो फिर भी कम होगा लेकिन प्रवणता माइनस में होने के कारण झुकाव कम हो जाएगा। थर्ड रीजन में आ जाओ वापस बच्चों, थर्ड रीजन के अंदर प्रवणता वापस विद्युत क्षेत्र का मान वापस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो थर्ड रीजन में विद्युत क्षेत्र का मान वापस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होने का मतलब वापस प्रवणता वही होगी, तो यानी कि वापस झुकाव बोलो थर्ड रीजन में फिर बढ़ जाएगा, यानी कि फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में प्रवणता समान है, तो इसका मतलब फर्स्ट रीजन की प्रवणता और सेकंड रीजन की प्रवणता तो दोनों एक दूसरे के समानांतर आएंगे, तो प्रवणता फिर बढ़ जाएगी, झुकाव बढ़ जाएगा। आया समझ में। तो इसका मतलब फर्स्ट रीजन में ज्यादा प्रवणता, ये सेकंड रीजन में कम हो जाएगी, कम झुकाव हो जाएगा, और थर्ड रीजन में फिर प्रवणता ज्यादा हो जाएगी, और फर्स्ट रीजन का विद्युत क्षेत्र तो थर्ड रीजन का विद्युत क्षेत्र बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों की दोनों लाइन एक दूसरे के समानांतर होगी, जबकि सेकंड रीजन में प्रवणता कम हो जाएगी। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया किस किस के बीच में, v और x के बीच में, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में जो विभव होगा और x के लिए मतलब उसकी पोजीशन के बीच में ग्राफ, विभव कैसे परिवर्तन होगा उसका ग्राफ, और विद्युत क्षेत्र और पोजीशन की ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोला जाए तो आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ गया।
बच्चों आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 के अंदर एक क्वेश्चन दे रखा है। एक्सरसाइज 3 का आई थिंक वो फर्स्ट क्वेश्चन ही है। उस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं, फॉर एग्जांपल एयर भरी हुई है और इसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। सपोज इसकी धारिता C1 मान ली, आपको C1 धारिता दे रखी है। अब इसकी दोनों प्लेटों के बीच में बच्चों एक टी मोटाई की एक पट्टिका रख दी, जिसका एप्सिलॉन आर बच्चों, जिसका जो प्राविद्युतांक है, यहाँ तो वायु है, यहाँ माध्यम रख दिया, जिसका प्राविद्युतांक बच्चों के है। इसकी धारिता बच्चों C2 होगी माध्यम रखने के बाद। इन्हीं दोनों प्लेटों के बीच में बच्चों वही टी मोटाई की यहाँ पट्टिका रखी। वो पट्टिका बच्चों मेटल की, धातु की बनी हुई है। धातु का मतलब चालक, धातु की बनी हुई है। और जानते हो चालक का जो मेटल का जो एप्सिलॉन आर होता है धातु का, वो अनंत होता है। टी मोटाई की यहाँ पर मेटल की पट्टिका रख दी। सपोज इसकी धारिता C3 होगी। आपको ये बताना है C1, C2 और C3 में कौन सबसे ज्यादा होगा, कौन सबसे कम होगा। सबसे पहले तो बच्चों हम जानते हैं कि C1 का मान, जब कोई माध्यम नहीं है तो इसकी धारिता A एप्सिलॉन अपॉन D होगी। जैसे बच्चों आपने टी मोटाई की पट्टिका रख दी तो मैंने आपको प्रूव करके बताया था कि जैसे पट्टिका रखी जाती है संधारित्र में तो इसकी धारिता C2 का मान A एप्सिलॉन नॉट। A ये जो प्लेट है उनका एरिया होगा। ये जो दोनों प्लेटें रखी है, प्लेट का एरिया होता है ये एप्सिलॉन नॉट। अभी अपने प्रूव किया था D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। के क्या है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू। आया समझ में। और बच्चों यदि आपने C3 जैसे आपने मेटल को रख दिया तो बच्चों अब इसकी धारिता वही A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपॉन, अपन जानते हैं कि इसका जो एप्सिलॉन अनंत होता है तो यहाँ एप्सिलॉन आर की जगह अनंत आ जाएगा। तो ये तीनों की मैंने आपको धारिता लिख ली। अब आपको ये बताना है कि C1, C2, C3 में से कौन ज्यादा होगा, कौन कम होगा। सबसे पहले याद रखना, यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच आपने कोई माध्यम नहीं रखा तो इसकी धारिता सबसे कम होगी। तो C1 तो सबसे कम होगा। जैसे हम माध्यम रखते हैं, कोई पट्टिका रखते हैं, समझ में आया। अब एक मिनट समझते हैं ना, पट्टिका रखेंगे तो उस पट्टिका का ये किया जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हम जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, आप खुद देखो इस फॉर्मूला को, जैसे पट्टिका रखी जाती है तो धारिता ही हो जाती है। एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक पट्टिका रख दी तो आपसे धारिता कितनी होगी, ये फॉर्मूला आया। अब इस के मान को बढ़ाएं, इसका ये एप्सिलॉन आर, इस के मान को बढ़ाएं तो बच्चों जैसे इस मान को बढ़ाएंगे तो आप खुद देखो ओवरऑल ये वैल्यू, ये प्लस में ये वैल्यू बच्चों कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम इस संख्या के हर को बढ़ा रहे हैं तो ये नीचे वाली संख्या बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी, और ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी तो बच्चों C2 की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे बच्चों आप एक पट्टिका को रखोगे, उस पट्टिका का पराविद्युतांक जितना ज्यादा लेते जाओगे तो बच्चों धारिता बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा के होगा, जितना ज्यादा ये एप्सिलॉन आर बढ़ाते जाओ तो बच्चों जो धारिता है वो बढ़ती जाएगी। आ गया बच्चों, यहां पर पट्टिका का जो पराविद्युतांक के है और यहां पर इसी पट्टिका का पराविद्युतांक बच्चों अनंत हो गया, यानी कि आपने और बढ़ा दिया। देखो, और अनंत और ज्यादा हो गया ना। ये तो जिस पट्टिका को रखा है, यहां तो बच्चों वायु थी, याद रखना वायु का पराविद्युतांक 1 होता है। यहां बच्चों के ये बढ़ा दिया। सपोज आपने पानी रखा तो पानी का कितना होता है, 81, 81। वायु का बच्चों 1, यहाँ 81 हो गया। और बच्चों यहां तो आपने मेटल रख दिया तो ये तो एप्सिलॉन अनंत हो गया, यानी कि और बढ़ा दिया। अब जैसे जैसे बच्चों हम इसको के को बढ़ाते जाएंगे, यहां तो अनंत कर दिया, बढ़ा के और बढ़ाते जाएंगे तो आपको मैंने बताया है कि ये वाली वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये बढ़ाने का मतलब ओवरऑल ये वैल्यू कम होना, और हर कम होने का तब ये ओवरऑल संख्या बढ़ना। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप इस के को बढ़ाते जाओगे तो धारिता बढ़ती जाएगी। तो बच्चों यहाँ के तो अनंत कर दिया तो इसका धारिता यहाँ सबसे ज्यादा मिलेगी, यहाँ उससे कम मिलेगी और यहाँ सबसे कम मिलेगी। तो आंसर होगी सबसे कम धारिता C1 होगी, उससे ज्यादा C2 होगा और सबसे ज्यादा धारिता C3 होगी। ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 3 का पहला क्वेश्चन ही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, कर सकते हो। अब बच्चों हम कुछ और क्वेश्चंस ले रहे हैं। बच्चों अब हम इस तरह क्वेश्चन लेंगे कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में हम एक से ज्यादा माध्यम इंसर्ट करें तो उसकी धारिता क्या होगी। बच्चों हमारा ये तो पड़ा हुआ है कि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में हम एक ही माध्यम इंसर्ट कर दें सब जगह। सपोज का पराविद्युतांक के है तो उसकी जो धारिता होती है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है और इनका क्षेत्रफल a है, तो इसकी जो धारिता होती है C = बिल्कुल हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर की वैल्यू के है, के A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के A अपॉन D। यदि एक ही माध्यम इंसर्ट करोगे तो ये बताया था मैंने, ये धारिता होती है एक ही माध्यम इंसर्ट करोगे तो। लेकिन यदि मैं संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच में एक से ज्यादा माध्यम इंसर्ट कर दूं तो फिर उसका व्यवहार कैसा होगा। तो बच्चों यहाँ एक संधारित्र है, इसकी दोनों प्लेटों के बीच में 2 माध्यम इंसर्ट कर दिए। एक का पराविद्युतांक एप्सिलॉन आर ये दूसरे का एप्सिलॉन आर।
ये एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की वैल्यू इसका K1 है और इसका K2 है, दो माध्यम इंसर्ट कर दिए। तो आपसे पूछा है कि संधारित्र की अब परिणामी धारिता कितनी होगी। कोई माध्यम इंसर्ट नहीं करते तो बच्चों इसकी धारिता, कोई माध्यम इंसर्ट नहीं करो तो इसकी धारिता ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगी। ए प्लेटों का क्षेत्रफल, डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। कोई माध्यम इंसर्ट नहीं करेंगे तो ये धारिता होगी, एक माध्यम इंसर्ट करेंगे तो ये धारिता होगी, और बच्चों दो माध्यम इंसर्ट कर दिए तो अब धारिता कितनी होगी। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ये एप्सिलॉन आर होता है, इसका मान K1 K2 दे रखा है। तो आपसे इसमें दो क्वेश्चन पूछे हैं कि दो माध्यम इंसर्ट करने के बाद सी तुल्य, इसका मतलब परिणामी धारिता तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। दूसरा के तुल्य का मतलब इन दोनों माध्यमों को हटाकर यदि मैं केवल एक ही माध्यम रखूं तो उस अकेले का के कितना हो कि उसका व्यवहार इन दोनों की तरह हो, तो उसको हम के तुल्य बोलेंगे। इनका परिणामी के कितना होगा, आया समझ में। तो हम ये दोनों के दोनों जो आपसे डाटा पूछे हैं सी तुल्य और के तुल्य, हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आया बच्चों, यदि हम एक माध्यम भरते तो आंसर ये होता, लेकिन यह दो माध्यम भर दिए। बच्चों यहां पर जो दो माध्यम भरे उनको आप देखो क्षेत्रफल का विभाजन करते हुए भरे हैं कि दो प्लेटें यूं हैं, इनके बीच में दो माध्यम, एक माध्यम यहां रखा है, एक माध्यम यहां रखा है। ये दोनों के दोनों माध्यम बच्चों, इनकी जो मोटाई है दोनों माध्यमों की बच्चों, वो तो दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी की इक्वल है। ये देखो इस डी का मान, तो इसका भी डी सेम है, डी सेम है। तो बच्चों डी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा दोनों माध्यमों में, लेकिन दोनों माध्यमों ने प्लेटों का जो क्षेत्रफल उसको डिवाइड कर दिया। ये जो दो प्लेट्स हैं इसका क्षेत्रफल ए, इसका भी ए, तो इसमें a/2 क्षेत्रफल में एक माध्यम और a/2 क्षेत्रफल में दूसरा माध्यम आ गया। ये देखो आप a/2 में एक और a/2 में दूसरा माध्यम आ गया। तो यहां पर किसका विभाजन हो रहा है, क्षेत्रफल का। आगे समझ में। तो जब भी इस तरह से यानी कि डी को सेम रखा और इस तरह से माध्यम को इंसर्ट किया जाए, यानी कि दोनों प्लेटों के बीच में कभी इस तरह से माध्यम को इंसर्ट किया जाए, ये माध्यम भर दिए जाए इस तरह से, तो बच्चों उसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल विभाजन। तीन माध्यम रख दिए, तीनों की मोटाई सेम है, डी सेम है तीनों का, लेकिन ये क्षेत्रफल अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि क्षेत्रफल को विभाजित कर दिया। तो जब भी क्षेत्र को विभाजित किया जाए तो बच्चों अब इस कंडीशन, इसकी धारिता हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो समझना बच्चों, ये पूरी एक चालक प्लेट है। आप जानते हो संधारित्र की जो प्लेटें होती है चालक प्लेटें होती है। और आप एक बात और जानते हो कि बच्चों चालक समविभव सतह होती है, चालक के हर बिंदु पर विभव समान होता है। तो बच्चों यदि ये समविभव सतह है तो यहाँ का विभव यहाँ का विभव बराबर। इसी तरह से ये भी एक चालक प्लेट है तो यहाँ का विभव यहाँ के बराबर है। तो इसका मतलब जब यहाँ का विभव यहाँ के बराबर है, यहाँ का विभव यहाँ के बराबर, तो जितना विभवांतर इसका होगा उतना विभवांतर इसका होगा। तो जब भी आप क्षेत्रफल का विभाजन करोगे ना, तो बच्चों इन दो माध्यमों को हम दो अलग अलग संधारित्र मान लेंगे। इस वाले माध्यम को एक संधारित्र मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, और इन दोनों संधारित्रों का विभवांतर समान होगा। और यदि इन दोनों संधारित्रों का विभवांतर समान है तो इसका मतलब दोनों संधारित्र बताओ कौन से क्रम में हो जाएंगे, समानांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि विभवांतर समान समांतर क्रम में होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की टेक्निक आप ध्यान रखना, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में आपने जो माध्यम इंसर्ट किए, यदि वो क्षेत्रफल का विभाजन कर रहे हैं तो बच्चों ये माध्यमों को हम संधारित्र मान लेंगे, और यदि क्षेत्रफल का विभाजन कर रहे हैं तो इनको हम समानांतर क्रम में कंसीडर करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने की टेक्निक बिल्कुल रट लो। यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में आपने एक से ज्यादा माध्यम इंसर्ट किए और क्षेत्रफल का विभाजन हो रहा है, तो ये सारे के सारे जो संधारित्र होंगे इन सभी माध्यमों को संधारित्र मानेंगे और इनको समानांतर क्रम में मान लेंगे। क्लियर हो गया? तो आप समझते जाना, मुझे इसकी परिणामी धारिता निकालनी है। इसमें दो माध्यम इंसर्ट कर रहे हैं K1 K2, क्षेत्रफल का विभाजन कर रहे हैं, तो इन दो माध्यमों को दो संधारित्र मान लेंगे। आ गया? इसकी कुल धारिता निकालनी ना। एक माध्यम होता तो आंसर ही हो जाता, लेकिन दो माध्यम कर दिए तो अब इसको दो संधारित्र मान लेंगे। कौन से क्रम में? समानांतर। क्षेत्रफल इसलिए यहां लिख दिया क्षेत्रफल विभाजन में संयोजन समांतर क्रम में होते हैं, यानी कि इन दो माध्यमों को दो संधारित्र मान लो और दोनों समानांतर क्रम में क्षेत्रफल विभाजन हो रहा है। तो आ गया? तो इसको अलग और इसको अलग दो संधारित्र मान के, दोनों को समांतर क्रम में मान के परिणामी धारिता निकाल लेंगे। ये दोनों समांतर क्रम में मान लिए, ये एक संधारित्र, ये एक संधारित्र, ये आ गया। बच्चों इस वाले संधारित्र की धारिता, अब मैं आपसे पूछी इस वाले की धारिता। बच्चों इसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी BD होगी और इसकी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी BD होगी। तो बताओ इसकी धारिता निकालें। अब इसके अंदर K1 माध्यम है, तो इस पूरे संधारित्र में तो एक ही माध्यम है ना, तो आंसर हो जाएगा K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन 2D। क्यों? क्योंकि इसका जो A होगा वो A/2 होगा, क्योंकि पूरा एक ही माध्यम भरते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D आता है, यहाँ A की वैल्यू A/2 हो जाएगी, तो A/2 हो गया।
इसी तरह से इसकी धारिता निकालेंगे तो K2 इसका परावर्तन K2 है, एप्सिलॉन नॉट A/2 क्योंकि इसका क्षेत्रफल A/2 ओवर डिस्टेंस D है। ये दोनों का C1 C2 मिल गया, ये C1 की वैल्यू, ये C2 की वैल्यू। दोनों संधारित्र कौन से क्रम में? समानांतर क्रम। और हम जानते हैं कि दो संधारित्र समानांतर क्रम में हो तो परिणामी धारिता C1 प्लस C2, श्रेणी क्रम में होते तो 1/C1 प्लस 1/C2 से निकालते, तो दोनों समानांतर क्रम में तो परिणामी धारिता C1 प्लस C2 से निकाल लो। तो बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, तो जैसे मैं इन दोनों को ऐड करूंगा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, तो बच्चों जो C इफेक्टिव आएगा इसमें से एप्सिलॉन नॉट A/2D कॉमन आ गया या D कॉमन आ गया, तो बच्चों अपने पास जो परिणामी धारिता आ रही है K1 प्लस K2/2 एप्सिलॉन नॉट A/D, ये परिणामी धारिता आ गई। C इफेक्टिव आपसे पूछा है वो तो आंसर ही आ गया, तुल्य धारिता। इसमें बच्चों आपसे एक और डाटा पूछा है K तुल्य। K तुल्य निकालने की एक टेक्निक है। K तुल्य से मतलब ये है कि इन दोनों माध्यमों को हटाकर यदि मैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में एक माध्यम रखना चाहूं, केवल एक माध्यम रखना चाहूं, तो उसका K कितना हो, इसका ये जो K होगा इसको हम K इफेक्टिव बोल देंगे, उसका K कितना हो, किस K का व्यवहार बिल्कुल वैसा हो, ये K अकेला वो काम करे जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, तो ये K इफेक्टिव बोलेंगे इसको। तो यदि मैं इन दोनों प्लेटों के बीच एक ही माध्यम भरता K इफेक्टिव, तो बताओ इसकी धारिता कितनी हो जाती? तो आंसर हो गया एप्सिलॉन नॉट K इफेक्टिव A/D। तो इसका मतलब यदि मैं एक ही माध्यम रखूं K इफेक्टिव, तो इस C इफेक्टिव को बच्चों में एप्सिलॉन नॉट K इफेक्टिव A/D बोल दूंगा। K इफेक्टिव निकालने की टेक्निक सबसे अच्छी है, तो पहले तो परिणामी धारिता निकाल लो, और यदि मैं एक ही K इफेक्टिव का माध्यम भरता तो इसकी धारिता बच्चों ये C इफेक्टिव एप्सिलॉन नॉट K इफेक्टिव A/D होगा। अब इस समीकरण को सोल्व करके K इफेक्टिव निकाल लो, आ गया। तो यहाँ एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, D से D कैंसिल, A से A कैंसिल, तो बताओ K इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही? K1 प्लस K2/2, ये K इफेक्टिव हो गया। आई थिंक समझ में आ गया। तो याद रखना जितने माध्यम भरेंगे उतने संधारित्र, और क्षेत्रफल विभाजन होगा तो संधारित्र कौन से क्रम में होंगे? समानांतर क्रम में। हम बच्चों एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। यहां पर एक संधारित्र की दो प्लेटें हैं, दोनों प्लेटों के बीच में बच्चों दो माध्यम भरे, लेकिन इस बार दोनों माध्यम बच्चों दूरी का विभाजन कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में बच्चों हमने माध्यम भरे थे इस तरह से, इस बार बच्चों हमने माध्यम भर दिए दूरी का विभाजन करके। समझ में आया? यानी कि बच्चों अब माध्यम भरे हैं इस तरह से, यानी कि आप ये देखो कि जो दो माध्यम भरे हैं इनके क्षेत्रफल बच्चों समान ही, इसका क्षेत्रफल भी A, इसका क्षेत्रफल भी, वो प्लेट के क्षेत्रफल प्लेट के बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन जो बीच की दूरी उसका विभाजन कर दिया D/2 आ गया। अगेन सेम क्वेश्चन, इसकी परिणामी धारिता यदि एक ही माध्यम भरता तब तो धारिता बच्चों एप्सिलॉन नॉट K A/D होती, लेकिन दो माध्यम भर दिए, इसकी परिणामी धारिता वही K तुल्य, इन दोनों का जो K होगा वो परिणामी कितना होगा वो निकालना है। सबसे पहले तो बच्चों याद रखना क्षेत्रफल विभाजन में हमने इनको दो संधारित्र मान लिए थे, और दोनों कौन से क्रम में? समानांतर। और यदि दूरी विभाजन होगा तो अगेन इनको दो संधारित्र मान लेंगे। आप तो याद रखना जितने माध्यम भरेंगे उतने संधारित्र, और यदि दूरी विभाजन है तो दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, इनको दो संधारित्र मान लेंगे श्रेणी क्रम में। तो याद रखना दूरी विभाजन श्रेणी क्रम की तरह होता है। यदि दूरी विभाजन किया जाए तो बच्चों यहां पर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, ऐसे विभाजन करोगे तो क्षेत्रफल विभाजन समांतर क्रम, दूरी विभाजन करोगे श्रेणी क्रम। बढ़े आगे। तो बच्चों यहां पर D/2 दूरी में, D/2 दूरी में दो माध्यम है, जबकि दोनों का क्षेत्रफल A है, और आपको मैंने समझाया दूरी विभाजन में संधारित्र श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो दो माध्यम, इनको दो संधारित्र मान लिया C1 C2, कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में। C1 की वैल्यू निकालें हम। बच्चों ये बताओ कि C1 का मतलब इस संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच एक ही माध्यम है, तो इसकी हम धारिता लिखें। तो बच्चों हम जानते हैं एक माध्यम है, कौन सा माध्यम है? इसमें K1 माध्यम है और इसमें K2 माध्यम है, तो इसकी धारिता बताओ। एप्सिलॉन नॉट K1 A/D, D की वैल्यू D/2, तो D/2 पर आ जाएगा। इसी तरह से इसकी धारिता बताओ। एप्सिलॉन नॉट K2 A/D, D की जगह D/2 पर आ गया, तो बच्चों C1 C2 मिल गया। अब ये दोनों के दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में, हम जानते हैं श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता का फॉर्मूला 1/C इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। C1 की वैल्यू 2 एप्सिलॉन नॉट K1 A/D। याद रखना ये पूरी इस पूरे ये एक संधारित्र माना, इसका मतलब इसके अंदर एक ही माध्यम है K1, और संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में यदि हम एक ही माध्यम को इंसर्ट करते हैं, एक ही माध्यम को इंसर्ट करते हैं, तो याद है उसकी धारिता कितनी आती है? एप्सिलॉन नॉट K A/D।
आ गया समझ में। यहां पर इस वाले केस में इस वाले संधारित्र के लिए डी की जगह d/2 हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 2, इसमें k की जगह k1 हो जाएगा तो ये k1 और ये d/2, इसमें k2 और इसमें d/2 हो जाएगा। परिणामी धारिता श्रेणी क्रम में परिणामी धारिता 1/C1 + 1/C2 होता है। C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू उठा के पुट कर दी इसमें। आया समझ में बच्चों। इसको जब सोल्व करोगे रेसिप्रोकल एलसीएम लेके जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 2ε0A/d k1 k2 k1 + k2। ये अपने पास बच्चों सी इफेक्टिव आ गया परिणामी धारिता। दो माध्यम भरने के बाद इसकी परिणामी धारिता ये होगी। इसमें मैंने आपसे के इफेक्टिव और पूछा है। के इफेक्टिव का मतलब इन दो माध्यम की जगह मैं एक ही माध्यम भरूं के इफेक्टिव, तो वो के कितना हो कि इस के का व्यवहार, इस संधारित्र का व्यवहार और इसका व्यवहार एक जैसा हो। तो यदि मैं एक ही माध्यम भरूं के इफेक्टिव वाला तो बताओ इसकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो आंसर होगी एक ही माध्यम भरे अपन इसके अंदर के इफेक्टिव का, तो इसकी धारिता हो जाएगी ε0 के की जगह के इफेक्टिव A/d। आगे एक ही माध्यम भरो के इफेक्टिव वाला तो इसकी जो धारिता होगी वो ये होगी। अगर के इफेक्टिव निकालना है तो इसको तुल्य धारिता सी इफेक्टिव की इक्वल कर दो, कर दिया इक्वल। पहले क्वेश्चन में हमने ये किया था। तो यहां पर ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ इसे के इफेक्टिव की वैल्यू 2k1 k2 k1 + k2 हो जाएगा। तो इस तरह से के इफेक्टिव निकाल सकते हो। के इफेक्टिव निकालने की सिंपल सी टेक्निक है, पहले तो तुल्य धारिता निकाल लो, जितने माध्यम उसके हिसाब से क्षेत्रफल विभाजन, तो समझ नहीं आया, क्षेत्रफल विभाजन तो दोनों संधारित्र कौन से क्रम में, समांतर क्रम में, और दूरी विभाजन तो श्रेणी क्रम में। तो पहले परिणामी धारिता निकाल लो और यदि के इफेक्टिव पूछा है तो उसी को एक माध्यम भर के ε0 k/d के इक्वल करके इससे के निकाल लो, के की वैल्यू इसके इक्वल करके के की वैल्यू निकाल लोगे। आ गया बच्चों। कभी कभी आपसे बोला जाता है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में केवल एक माध्यम रखा के पराविद्युतांक का, जबकि बाकी जगह एयर है। तो ये एयर है तो इसका मतलब ये है कि इसका पराविद्युतांक ε0 तो इसका तो k हो गया, जबकि एयर है तो याद रखना एयर का जो पराविद्युतांक होता है 1 होता है, तो इसका 1 ले लेंगे, यानी कि k1 की वैल्यू तो k हो जाएगा, k2 की वैल्यू 1 हो जाएगा। यदि एक ही माध्यम भरा जाए तो जो दूसरा माध्यम है वो एयर हो जाएगा, ये याद रख लेना। आया समझ में। आगे हम बात कर रहे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। यहां पर इसमें आपसे के तुल्य पूछा है। इसमें बच्चों यहां पर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में 3 माध्यम भर दिए, यहाँ k1 पराविद्युतांक का माध्यम, यहाँ k2 पराविद्युतांक का माध्यम, यहाँ k3 पराविद्युतांक का माध्यम। यहाँ पे बच्चों क्षेत्रफल विभाजन भी हो रहा है। ये दोनों तो बच्चों प्लेटों के क्षेत्रफल का विभाजन कर रहे हैं और साथ में k3 दूरी विभाजन कर रहा है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी टोटल d है, तो ये d/2 और क्षेत्रफल विभाजन a/2। तो यहाँ पर दूरी विभाजन भी, क्षेत्र विभाजन भी है। बच्चों आपको के इफेक्टिव निकालना है। के इफेक्टिव का मतलब इन तीनों को हटा करके यदि मैं केवल एक माध्यम भरूं, इन तीनों को हटाकर यदि मैं यहां पर एक माध्यम भरूं, के इफेक्टिव वो कितना हो कि इसका व्यवहार और इसका व्यवहार एक जैसा हो। तो इसकी धारिता निकाल के इसकी धारिता की इक्वल कर दो। तो पहले तो आप इसकी धारिता निकालो के इफेक्टिव निकालने के लिए, हम इसकी परिणामी धारिता निकालना है। बच्चों यहाँ क्षेत्रफल विभाजन हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों संधारित्र कौन से क्रम में होंगे, आंसर होगी समांतर क्रम में। और ये दूरी विभाजन हो रहा है, ये किसके साथ कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। जितने माध्यम उतने संधारित्र, 3 माध्यम 3 संधारित्र, तो ये पूरा निकाय 3 संधारित्र व्यवहार करेगा। 2 समानांतर क्रम, 1 श्रेणी क्रम। आ गया। इसकी धारिता बच्चों हम C1 मान लें, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। तो आप देखो ये K1 K2 वाले तो समानांतर क्रम में हो गए, उसके साथ K3 श्रेणी क्रम में हो गया। इसकी हम पहले परिणामी धारिता, जब भी के तुल्य पूछा जाए तो परिणामी धारिता निकाल लोगे और उस परिणामी धारिता को निकाल के ये के इफेक्टिव मान के इसकी परिणामी धारिता, इसकी के इफेक्टिव रखें तो इसकी धारिता कितनी जाएगी, C = ε0 के इफेक्टिव A/d। तो इसकी जो भी तुल्य धारिता आएगी उसको इसकी इक्वल कर दोगे, उससे के इफेक्टिव बन जाएगा। करें स्टार्ट। अब बताओ ये 2 समांतर क्रम में, इसके साथ ये श्रेणी क्रम में। C1 C2 समांतर क्रम में, जब भी 2 संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं परिणामी धारिता C1 + C2 होता है, तो इनकी धारिता C1 + C2 होगी। और C3 इसके साथ श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में धारिता 1/C1 + 1/C2 होता है। तो इसका मतलब इस पूरे निकाय की जो धारिता होगी 1/C इफेक्टिव, इसका पूरा C इफेक्टिव 1/C इफेक्टिव = 1/C1 + C2 + 1/C3 होगा। ये और ये आपस में कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम, तो 1/C1 + C2 + 1/C3। अब बच्चों यहां पर मैं C इफेक्टिव की वैल्यू आ गया। यदि हम एक ही माध्यम भरते
ए के माध्यम भरते तो बच्चों सी इफेक्टिव को मैं एप्सल नॉट के इफेक्टिव ए अपॉन डी बोल सकता हूँ, तो ये 1 अपॉन ए तो उल्टा हो जाएगा, तो डी अपॉन ए एप्सल नॉट के इफेक्टिव हो गया इक्वल्स टू C1 की वैल्यू। बच्चों हम इसकी धारिता निकालें C1, इसके अंदर कौन सा माध्यम है K1, इसकी दूरी भी d/2 है और एरिया भी d/2, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? अब देखो ए एप्सिलॉन नॉट, ए की जगह तो a/2 हो जाएगा, a/2 एप्सिलॉन नॉट माध्यम K1 अपॉन d/2, तो इसका भी d/2 इसमें 2 पर आ जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से हम C2 इसकी धारिता लिखें तो बच्चों कितना हो जाएगा? a/2 एप्सिलॉन नॉट K की जगह K2 आ जाएगा, और D की वैल्यू इसकी भी कितनी है बताओ? d/2 है, ये d/2, तो d/2 2 इसमें ऊपर आ जाएगा, लिख सकते हैं ये 2 से 2 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। C3 के अंदर दूरी तो कितनी है? d/2, लेकिन क्षेत्रफल A है, तो इसकी धारिता लिखें हम, तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी बताओ? इस वाले की, इसकी धारिता यदि हम लिखें तो कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल कितना है इसका? A एप्सिलॉन नॉट, जो माध्यम भरा वो K3, और डिस्टेंस कितनी है? d/2। तो बच्चों ये C3 की जगह उठा के पुट कर देंगे यहाँ, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो d/2a एप्सिलॉन नॉट K3। क्लियर हो गया? यहाँ पर इसमें a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d कॉमन लेके, बिल्कुल आपको इसमें से d एलसीएम लेके आप कॉमन ले लोगे फाइनली, और ये सब कैंसिल कर लेंगे हम, d एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर लेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कर सकते हो सोल्व। इसमें से ये d एलसीएम होके ऊपर चला जाएगा ये, और फिर d से d यहाँ कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट सब जगह ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों अपने पास 1 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 1 अपॉन K1 प्लस K2, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 2K3, ये 2K3 बचेगा, आ गया। या इसी को इसमें से 2 को हम एलसीएम ले लें या 2 को कॉमन ले लें, तो इसी इक्वेशन को अपन 2 अपॉन के इफेक्टिव इक्वल्स टू 2 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस 1 अपॉन K3 भी लिख सकते हैं। ये और ये एक ही बात है, इसी को इस फॉर्म में भी, और डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे दे रखें, तो सही आंसर दे सकते हैं, कर सकते हो। बच्चों हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं कि एक संधारित्र है, उसकी 2 प्लेटों के बीच में 2 माध्यम भर दिए K1 K2, पहले माध्यम की मोटाई D1 है, दूसरे माध्यम की मोटाई D2 है, आ गया। और यहाँ पर कंडीशन दे रही है कि K1 और K2 में K1 ग्रेटर देन K2 है, तो सही कथन होगा। ये 5 कथन दे रखे, 5 कंडीशन दे रखी, आपसे पूछा है कि कौन सा सही होगा। बच्चों मैंने आंसर दिया, इसका सेकंड और फिफ्थ सही होगा। वो कैसे होगा ये मैं प्रूव करके बता रहा हूँ कि बच्चों दोनों प्लेटों के बीच में E1 यहाँ का जो विद्युत क्षेत्र है और यहाँ का जो E2 विद्युत क्षेत्र है, तो E1 लेस देन E2 होगा, E2 ज़्यादा होगा, आ गया। इसी तरह से फिफ्थ सही होगा, यानी कि विभवांतर के केस में V1 लेस देन V2 होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, बस आपको इन 5 कथन में बताना कौन सा सही है। तो सबसे पहले तो बताओ, देखो कैसे आंसर आएगा ये। इसमें मैंने आपसे बोला सेकंड और फिफ्थ सही होगा, प्रूव करके बता रहा हूँ कैसे। बच्चों सबसे पहले देखो, संधारित्र की दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है, ये पराविद्युतांक, ये आपको जो दे रखे हैं ना K1 K2, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू दे रखी है। तो बताओ दोनों प्लेटों के बीच में, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K होता है। माध्यम नहीं होता तो बच्चों K हट जाता, K1 हो जाता। वायु होती तो K की वैल्यू 1 हो जाती, तो E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। अब बच्चों समझते हैं ना, यहाँ सिग्मा, बच्चों सिग्मा जो होता है प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, तो प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व तो चाहे 2 माध्यम इंसर्ट करो, 3 माध्यम इंसर्ट करो, सिग्मा की वैल्यू तो चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो सेम ही रहेगी। तो सिग्मा यहाँ कांस्टेंट है, तो सिग्मा यदि कांस्टेंट है तो बच्चों E समानुपाती किसके हो गया? 1/k के। किसके समानुपाती होगा? 1/k। तो जिसका K ज्यादा होगा बच्चों उसका E कम होगा। आपको दे रखा K1 ग्रेटर देन K2, तो K1 ग्रेटर देन K2 है तो E के लिए आंसर उल्टा हो जाएगा, तो आंसर हो गए E1 लेस देन E2। आया समझ में? K जिसका ज्यादा उसके लिए E की वैल्यू बच्चों कम हो जाएगी, तो K1 ग्रेटर देन K2 है तो E1 लेस देन E2, तो E1 लेस देन E2 सेकंड आंसर आएगा। इसी तरह से हम जानते हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के जो विभवांतर का फॉर्मूला V इक्वल्स टू E इंटू डी होता है। आया समझ में? अब आप देखो इसका D और इसका D दोनों का D सेम है। विभवांतर का फॉर्मूला E इंटू डी होता है, E इक्वल्स टू वही V/D। यहाँ D कांस्टेंट, इसका D सेम है, तो D कांस्टेंट, तो D को कांस्टेंट कर दे तो V प्रोपोर्शनल टू E के हो जाएगा। तो जो रिलेशन बच्चों इनके विद्युत क्षेत्र में होगा वही रिलेशन इनके विभवांतर में होगा। आगे समझो विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है? E1 लेस देन E2, तो विभवांतर के लिए भी आंसर क्या आ जाएगा? V1 लेस देन V2, और V1 लेस देन V2 का मतलब फिफ्थ ऑप्शन आ गया। तो इसका मतलब कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? सेकंड एंड फिफ्थ। एक्सप्लेनेशन समझ में आया?
ई का फॉर्मूला और ये वी का फॉर्मूला। इसी तरह से हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। एक संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में दो माध्यम रख दिए जिनके पराविद्युतांक K1 K2 इस बार क्षेत्र विभाजन करके आ गया, और अगेन K1 ग्रेटर देन K2 है। अगेन आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आ गया, वैसे तो मैंने आंसर दे दिया कौन कौन सा, थर्ड एंड फोर्थ। ये थर्ड और फोर्थ सही है। इसको मैं थोड़ा सा प्रूव करके बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले तो बच्चों आप यहां पर देखो कि संधारित्र के अंदर दो माध्यम इंसर्ट किए, दोनों क्षेत्रफल का विभाजन कर रहे हैं। और मैंने आपसे बोला था जब क्षेत्रफल का विभाजन होता है तो दोनों संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं। आप खुद देखो, ये भी दोनों प्लेटों के बीच में, भी दोनों प्लेटों के बीच, इसका मतलब इन दोनों का विभवांतर समान है। तो बच्चों हमारे को यहां पर विभवांतर के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हम विद्युत क्षेत्र का वो फॉर्मूला काम में लेंगे जिसमें विभवांतर आता है। विद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, लेकिन मैं यहां कंफर्म हूं कि इन दोनों K1 माध्यम और K2 माध्यम का दोनों का विभवांतर समान है, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें V आता है, क्योंकि मैं विभवांतर के बारे में कंफर्म हूं। तो यहां पर ये समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, तो बच्चों ये क्षेत्र विभाजन हो रहा है, तो V कांस्टेंट। तो V कांस्टेंट बच्चों दोनों का dV कांस्टेंट, D तो ये है ना, आ गया। तो इसका मतलब बच्चों यहां पर विभवांतर भी समान है और दोनों का dV समान है। तो आप खुद देखो V भी समान, dV समान, आ गया। तो जब दोनों ही समान है तो इसका मतलब बच्चों यहां पर E1 ये दोनों ही समान, इसका V भी समान, dV समान, तो दोनों के लिए बच्चों E समान होगा। यहां जितना विद्युत क्षेत्र होगा उतना इसमें होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर E1 इक्वल्स टू E2, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट सही है। इसी तरह से बच्चों यहां पर सिग्मा के बारे में पूछा है। अब सिग्मा के लिए देखना, क्योंकि सिग्मा के लिए पूछा है, हम जानते हैं E का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है, और माध्यम रख दिया जाए तो एप्सिलॉन आर भी गुणा हो जाता है। इसका एप्सिलॉन आर बच्चों K1 है, तो सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, माध्यम रख दिया जाए तो, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पर K दे रखी है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा आंसर देना इसलिए सिग्मा की टर्म में फॉर्मूला लिख दिया, सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में? अब आप खुद देखो बच्चों, यहाँ पर E की वैल्यू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बताओ सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट E। बच्चों E नियत, E1 और E2 सेम है, एप्सिलॉन नॉट नियत, तो इसका मतलब सिग्मा प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा। तो जिसका K ज्यादा होगा उसका सिग्मा भी ज्यादा होगा। तो बच्चों K1 ग्रेटर देन K2 है, आ गया। तो इसका मतलब सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 होगा, जो K का रिलेशन होगा वही सिग्मा का होगा। तो आंसर आएगा सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो कौन सा आंसर बच्चों, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। तो इसका मतलब जो आपका आंसर जाएगा फोर्थ, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। कर सकते हो। यहाँ जाके बच्चों हमने ये कुछ क्वेश्चंस लिए, एक से ज़्यादा मीडियम इंसर्ट किए जाएं तो